Assalamu alaikum dear students. Myself Tahseen, I am clinical psychologist. तो आज हमारी डीएसएम इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें डीएसएम के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने से पहले हमें डीएसएम का इंट्रो आना चाहिए कि डीएसएम बेसिकली क्या है। डीएसएम का एब्रिविएशन है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल और डीएसएम को पब्लिश जो करती हैं वो एपीए करती है। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और डीएसएम 1 से डीएसएम 5 टीआर तक जो पब्लिश डेट है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसा कि डीएसएम 1 है वो 1952 में पब्लिश हुआ था, डीएसएम 2 1968 में पब्लिश हुआ था, डीएसएम 3 1980 में पब्लिश हुआ था, डीएसएम 4 1994 में पब्लिश हुआ था और डीएसएम 4 टीआर 2000 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद डीएसएम 5 2013 में पब्लिश हुआ था और डीएसएम 5 टीआर 2022 में पब्लिश हुआ था। तो अब बात करते हैं कि डीएसएम 4 डीएसएम 5 और डीएसएम 5 टीआर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो वर्ड टीआर यूज किया गया है उसका मतलब है टेक्स्ट रिवीजन, यानी कि डीएसएम 5 और डीएसएम 5 टीआर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें टेक्स्ट रिवीजन यानी कि रेफरेंसेस को ऐड किया गया है, उसके टेक्स्ट की रिवीजन की गई है, उसमें कोई डिसऑर्डर ऐड नहीं किया गया, ना ही किसी डिसऑर्डर को रिमूव किया गया है। अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स की तो डीएसएम 5 में 132 टोटल डिसऑर्डर है और डीएसएम 5 टीआर में भी टोटल 132 डिसऑर्डर्स हैं। तो इनमें डिसऑर्डर्स को ना ही इंक्लूड किया गया ना ही एक्सक्लूड किया गया। उसके बाद हम कोडिंग की बात करें अगर तो कोडिंग में डीएसएम 5 की जो कोडिंग है वो आईसीडी 10 और आईसीडी 9 से ली गई है और डीएसएम 5 टीआर की जो कोडिंग है वो आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग होती है। ICD stands for इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ये बेसिकली साइकाइट्री की बुक है जहां से इन डिसऑर्डर की कोडिंग ली गई। उसके बाद सबसे मेन चीज जो होती है कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है। तो काउंसलिंग के लिए हमें किसी भी प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है। हम विदाउट डायग्नोसिस काउंसलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से किसी स्टूडेंट को इशू है अपने कैरियर को लेकर तो वहां पे हम उनकी कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, वहां पे हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉपर डायग्नोसिस कोई डिसऑर्डर नहीं है लेकिन हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं विदाउट एनी डायग्नोसिस। लेकिन साइकोथेरेपी में हमें प्रॉपर एक डायग्नोसिस की जरूरत होती है। मींस के जो डिसऑर्डर उस पर्सन को है वो साइकोलॉजिकली होना चाहिए, मीन के क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए। उस मसले से उस पर्सन की सोशल ऑक्यूपेशनल पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो और मेडिकली उसकी रिपोर्ट्स क्लियर हो, यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम उसे ना हो। तो फिर हम जो है ना उसको एक प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम उस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग साइकोथेरेपी या ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं उसका। तो ये डीएसएम के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो हर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, हर साइकोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। मींस के अगर एक डिसऑर्डर हमने स्टार्ट किया है तो पहले उसे कंप्लीट करना है हमने, उसके बाद फर्दर आगे जाते जाएंगे। पहले हम मेन जो डिसऑर्डर है डीएसएम के उन्हें कवर करेंगे, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम पूरा डीएसएम कवर करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो बाइपोलर का मतलब होता है दो पोल, यानी कि इस डिसऑर्डर में पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो दो पोल्स पे डिवाइड हो जाती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की आगे टाइप्स आ जाती हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है।
बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बाइपोलर 1 में मैनिक और डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, और बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आएंगे। और जो साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है उसमें मैनिक, हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स तो आएंगे, लेकिन वहां पे उनका जो क्राइटेरिया दिया गया है वो मीट नहीं करेगा, क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, सिम्टम्स आएंगे पर्सन में सिर्फ वो मैनिक, हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव के, और उस वजह से पर्सन की लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होगी। और बाइपोलर 1 में बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर जो है ना, इसमें एक और मेन डिफरेंस ये है कि इनके ड्यूरेशन में काफी फर्क है। अगर हम देखें बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड को, तो मैनिक एपिसोड का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 वीक का होता है, यानी कि पर्सन 1 वीक तक मैनिक एपिसोड्स में रहता है, उसके बाद वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में आ जाता है जो कि 2 हफ्तों तक रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाइपोलर 1 का ये साइकिल चलता रहता है। और बाइपोलर 1 सबसे ज्यादा स्पेयर मेंटल कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर में। इसमें पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है, और इसमें साइकोथेरेपी विदाउट मेडिकेशन काम नहीं करती है, पहले मेडिकेशन दी जाती है उसके बाद साइकोथेरेपी की जाती है। तो इसके लिए मेडिकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें बाइपोलर 2 की, तो बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक एपिसोड्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 डेज का होता है। उसके बाद पर्सन 4 डेज के बाद पर्सन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में आ जाता है जो कि 2 हफ्तों तक रहता है। इसी तरह से बाइपोलर 2 का साइकिल चलता रहता है। और बाइपोलर 2 एज कंपेयर टू दी बाइपोलर 1 लेस सिवियर होता है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, और इसको जो है ना हम साइकोथेरेपी के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं। साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है। सबसे प्रोलॉन्ग बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना वो साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है, और उसमें भी सिवियरिटी एज कंपेयर टू बाइपोलर 2 कम होती है, उसे भी हम साइकोथेरेपी के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन जो डिफरेंस था इन तीनों डिसऑर्डर्स में वो FID मॉडल का था, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि बाइपोलर 1 में ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी भी बाइपोलर 1 में ज्यादा होगी। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो 1 बाय 1 मैंने बताया कि किस डिसऑर्डर में क्या कितना ड्यूरेशन होगा, तो इनमें ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। तो इन FID मॉडल डिफरेंट होने की वजह से हम हर डिसऑर्डर का इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को डायग्नोसिस करने में मुश्किल आए तो आपने जस्ट FID मॉडल को फोकस करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि सिम्टम्स भी मैच कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, उनके FID मॉडल में आ जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी और उनके ड्यूरेशन में डिफरेंस आ जाता है। उस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये बाइपोलर 2 नहीं, ये बाइपोलर 1 है, ये बाइपोलर 1 नहीं, ये बाइपोलर 2 में फॉल कर रहा है। तो अब DSM के अकॉर्डिंग हम इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब बाइपोलर 1 में सबसे पहले हम मैनिक को देखेंगे। मैनिक एपिसोड्स में क्राइटेरिया में बताया गया है कि पर्सन का जो मूड है वो इरिटेबल होगा, वो परसिस्टेंटली जो है ना एलिवेटेड उसका मूड होगा, इरिटेबल मूड होगा, और 1 हफ्ते तक इसी तरह से उसमें सिम्टम्स रहेंगे। और 1 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि एक दिन उसका इस तरह से वो उसका मूड इरिटेबल रहा और जो नीचे सिम्टम्स दिए गए हैं वो सारे सिम्टम्स आए और उसके बाद जो है ना फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन आगे, इस तरह से नहीं। अगर 1 वीक की यहाँ पे उन्होंने बात की है तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 1 वीक के लिए प्रेजेंट है तो मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होना चाहिए, हर दिन प्रेजेंट होना होना चाहिए।
और हॉस्पिटलाइजेशन मैंने बताया कि बाइपोलर 1 में मैनिक फेज में जब होता है पर्सन तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज्ड एनर्जी और एक्टिविटी, 3 or more of the following symptoms are present to a significant degree and represent a noticeable change from usual behavior. तो क्राइटेरिया बी में इन्होंने कुछ सिम्टम्स दिए हैं और वो बताया है कि इनमें से कोई से 3 या 3 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो कौन से सिम्टम्स हैं? उनमें सबसे पहले है इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम और ग्रैंडियोसिटी। सेल्फ एस्टीम उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, इवन की इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो खुद को किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ लिंक करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 43 ईयर उनकी एज थी। तो वो ये कहते थे कि मुझे जो है ना अल्लाह ताला से मेरी बातें होती हैं और अल्लाह ताला मुझे ये कहते हैं कि मैं जो है ना हुकूमत करूं, मैं हुकूमत मुल्क को चलाऊं, मुल्क पे हुकूमत करूं और जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतें पूरी करूं, मुझे अल्लाह ताला ये कहते हैं। मतलब मीन्स कि इस तरह के उनकी बातें होती हैं। उनकी बातों से ही हमें पता चल जाता है कि उनकी सेल्फ एस्टीम कितनी ज्यादा हाई है कि वो खुद को किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ लिंक कर लेंगे, बेशक उनके साथ उनका कभी भी इस तरह से कोई मुलाकात भी ना हुई हो, कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन वो इस तरह से बातें करते हैं। उसके बाद आता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, feels rested only after only 3 hours of sleeping। ये जो मैनिक फेज में जब पर्सन होता है तो उसमें स्लीप की जो नीड है ना वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर ये लोग 3 घंटे भी 24 घंटों के में से 3 घंटे भी अगर ये लोग सो जाए ना तो ये बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। हालांकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम भी अगर 5-6 घंटे अगर अपनी नींद पूरी ना करें तो हम फ्रेश नहीं रहते हैं। हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि हम जो है ना अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमारी बॉडी को अभी किस चीज की जरूरत है। नंबर 3 पे बताया गया है कि ये बहुत ज्यादा टॉकटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। एक बात कर शुरू करते हैं फिर फौरन से दूसरी बात शुरू कर देंगे, मतलब मुसलसल बोलते ही रहते हैं ये लोग। कोई भी बात है इन्हें नहीं समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं, बस जो इनके मुंह में आता जा रहा है वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ये भी नहीं है कि इनकी बातें कुछ अच्छी समझ वाली है, इस तरह की होती हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं इनमें, मीन्स कि अगर इन्होंने एक बात शुरू की है ना तो उस बात को ये कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको कंप्लीट किए बगैर ही अब दूसरी बात शुरू कर देंगे। इस तरह से ना उनकी पहली बात का मतलब समझ आता है ना ही दूसरी बात का मतलब समझ आता है। नंबर 5 में बताया गया है कि ये लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि इनको इनकी अटेंशन अगर आपने अपनी तरफ लेके आनी है ना तो आप कोई छोटा सा भी काम करेंगे ना उससे इजीली ये आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। नंबर 6 पे बताया गया है इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, कि जब पर्सन मैनिक फेज में होता है तो उसकी जो गोल डायरेक्टेड उस फेज इस साइकिल के दौरान, मतलब मैनिक फेज जब उसका चल रहा है तो उस साइकिल के दौरान अगर उसने कोई भी अपनी गोल सेट कर लिया है ना अपनी लाइफ का तो उसको अचीव करने के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, मतलब हर तरह से उसको अचीव करके रहते हैं। नंबर 7 पे ये है कि ये लोग जो है ना हाई पोटेंशियल, यानी कि ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगी जिसमें रिस्क होगा, ये लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद करते हैं। अब क्राइटेरिया सी की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि जो भी मूड डिस्टरबेंस बताई गई है ऊपर, इस जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं अगर ये प्रेजेंट हो तो इनमें साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी हो ये सिम्टम्स। मींस टू से कि इन सिम्टम्स की वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी जो भी फंक्शनिंग है वो सारी डिस्टर्ब होनी चाहिए। और हॉस्पिटलाइजेशन की मैनिक फेज में ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है और
खुद को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होती है इन पेशेंट्स के लिए। क्राइटेरिया डी में बताया गया है एपिसोड्स इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि इसमें जो एपिसोड्स आ रहे हैं मैनिक एपिसोड, तो ये किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो। मींस के अगर उसने कोई, अगर वो ड्रग एडिक्ट है तो हमने ड्रग की हिस्ट्री भी लेनी होती है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ड्रग एडिक्ट है या फिर उसने कोई मेडिसिन यूज की है अपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसके फौरन बाद अगर ये मसला आ रहा है पेशेंट को, तो उसका ये होगा कि ये किसी सब्सटेंस की वजह से होगा। तो हमने ये चीज भी इंश्योर कर लेनी है कि किसी सब्सटेंस की साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो। ये था मैनिक एपिसोड का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो ये जो भी सिम्टम दिए हैं, सबसे पहले अब इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्राइटेरिया ए में यानी कि इरिटेबल मूड होगा, एलिवेटेड मूड होगा, परसिस्टेंटली होगा, एक वीक उसका ड्यूरेशन है और एक वीक में हर दिन मोस्ट ऑफ द डे इसी तरह से मूड होगा पर्सन का। और क्राइटेरिया बी, यहाँ पे अगर ये चीज सारी उस पर्सन में प्रेजेंट होंगी तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ए टिक होगा कि ये मैनिक एपिसोड का क्राइटेरिया ए फुलफिल कर चुका है। उसके बाद क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि ये जो नीचे सिम्टम दिए हैं इनमें से कोई से तीन या तीन से ज्यादा सिम्टम्स होंगे, तो फिर हमारा क्राइटेरिया बी भी टिक हो जाएगा। उसके बाद हमने क्राइटेरिया सी को देखना है कि आया कि ये जो भी मूड डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या इसकी वजह से पर्सन की जिंदगी किस हद तक मुतासिर हो रही है। तो वो हम उसकी लाइफ को देखेंगे कि पहले जो चीजें पहले उसकी लाइफ क्या थी और इस डिसऑर्डर के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, उन सारी चीजों को जो है ना एक्सप्लोर करने के बाद हमारा क्राइटेरिया सी फुलफिल होगा। और फिर हमने क्राइटेरिया डी को देखना है। क्राइटेरिया डी को फुलफिल करने के लिए हमने उनसे ये हिस्ट्री लेनी होती है साथ ही कि किसी सब्सटेंस को, इनके कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं यूज की या कोई ड्रग की हिस्ट्री तो नहीं है उनकी। तो फिर उसके बाद हमारा क्राइटेरिया डी फुलफिल होगा। तो इस तरह से अगर ये सारे ए बी सी डी ये फुलफिल हो जाते हैं तो हम इस बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये मैनिक एपिसोड में है। उसके बाद बात आ जाती है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स की। तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देखें तो क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि 5 or more of the following symptoms have been present during this। नेक्स्ट आ जाता है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि 5 सिम्टम, जो नीचे इन्होंने 9 सिम्टम दिए हैं, उन सिम्टम में से कोई से 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे और मुसलसल 2 हफ्तों के लिए प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो है ना यहाँ पे फिर हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा, हमारा क्राइटेरिया ए टिक हो जाएगा। अब वो सिम्टम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है डिप्रेस्ड मूड होगा, मोस्ट ऑफ द डे होगा और हर दिन होगा। यानी कि अब ये 2 वीक का इन्होंने ड्यूरेशन दिया है तो 2 हफ्तों तक मुसलसल पर्सन का जो मूड है वो लो होगा, डिप्रेस्ड होगा और हर रोज ही इसी तरह से होगा। और दिन के ज्यादातर हिस्से में मूड डिप्रेस्ड ही रहेगा। बहुत कम दिन का हिस्सा होगा कि जिसमें पर्सन का मूड नॉर्मल हो जाए। तो और इसमें जो है ना पर्सन को एम्प्टीनेस की फीलिंग होगी, होपलेसनेस की फीलिंग होगी कि वो को बहुत ज्यादा ना उम्मीदी जो है ना उसमें होगी, एम्प्टीनेस होगी, एक खालीपन होगा।
नंबर 2 पे बताया गया है कि उसका जो इंटरेस्ट है हर तरह की प्लेयर में वो खत्म हो चुका होता है, खत्म हो चुका होगा। यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने से पहले उन्हें खुशी मिलती थी उन पर्सन को, अब इस डिसऑर्डर के होने के बाद उसे इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का भी दिल नहीं करता, उन एक्टिविटीज को करने का दिल नहीं करता। और अगर वो इन एक्टिविटीज को करता भी है तो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे कोई खुशी नहीं मिलती उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से। नंबर 3 पे बताया गया है कि वेट लॉस होगा या फिर वेट गेन होगा, लेकिन इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो पर्सन आपको बता रहा है कि हर मंथ वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, तो वो डाइट फॉलो ना कर रहा हो। डाइट फॉलो किए बगैर अगर वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है और हर मंथ 5% बॉडी वेट जो है ना, या अगर गेन होगा तो हर मंथ 5% गेन होगा, और अगर लॉस होगा तो हर मंथ 5% बॉडी का वेट लॉस होगा। और उसकी जो भूख है वो या तो बहुत ज्यादा लगेगी उसे और या तो बहुत कम लगेगी। लेकिन नॉर्मली जो है ना, मुझे डिप्रेसिव एपिसोड में ऐसे ही होता है कि पर्सन जो है ना, ये इसी उसके साथ आते हैं सिम्टम्स के साथ कि उन्हें भूख लगती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से उनका हर मंथ वेट लॉस हो रहा होता है। नंबर 4 पे बताया गया है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, यानी कि या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या तो फिर नींद आएगी ही नहीं। उसके बाद है साइकोमोटर एजिटेशन है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी और वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया आपको। आप अगर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के पर्सन से बात भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो इतना ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि उनकी बातों की समझ नहीं आती है। और आप उनकी मूवमेंट भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो उनके इस बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि इनके साथ वाकई में कोई इश्यू है। और उनके इर्द-गिर्द जो लोग और उनकी फैमिली मेंबर जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। नंबर 6 पे बताया गया है फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे, मतलब कि हर दिन इसी तरह से होगा कि वो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके जिस्म में जान ही नहीं है। बगैर कोई काम किए, एक तो होता है ना कि नॉर्मली कोई काम हम करें, कोई मतलब भारी काम करें या फिर कोई ज़्यादा एनर्जी वाला काम करें तो उसमें होता है कि हम थक जाते हैं, हमें थकावट हो जाती है। लेकिन इन लोगों को बगैर किसी काम के ही इनकी एनर्जी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे ये लोग बता रहे होते हैं कि हमारे जिस्म में जान नहीं है, हमारा जिस्म थका-थका है, हमारे जिस्म में दर्द रहता है हर वक़्त, इसी तरह से इस तरह के सिम्पटम्स आप लोगों को बताएँगे। नंबर 7 पे है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट गिल्ट। ये लोग जो है ना, इनमें वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, खुद को ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा वर्थलेस समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। जैसे अब मैनिक में है तो सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा हाई पीक पे चली जाती है, तो इसी तरह मेजर डिप्रेसिव में बहुत ही ज्यादा उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। इनएप्रोप्रिएट गिल्ट होगा उनमें, मतलब कि अगर इनके इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है ना, ये उस चीज़ के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हमारी वज़ह से ये सारा कुछ हो रहा है, हम इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। हालाँकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इनकी डिल्यूज़न्स भी हो सकती हैं इनकी, कि इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा होता है सोसाइटी में या फिर जहाँ कहीं भी जो भी गलत हो रहा होता है, बेशक इनका उनके साथ लिंक ही कोई ना हो, फिर भी ये लोग कहते हैं कि बस ये हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, हम ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। नंबर 8 पे है डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट। इस वजह से इनकी मेमोरी भी काफ़ी हद तक जो है ना अफ़ेक्ट होती है। इनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो लो हो जाती है, इनकी थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी जो है ना वो डिमिनिश हो जाती है। नंबर 9 पे है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। बार-बार इन्हें मौत के ख़्याल आते हैं। यहाँ पे साथ उन्होंने लिखा है नॉट जस्ट फियर ऑफ डाइंग, यानी कि उन्हें मौत का, मरने से जो है ना उन्हें डर नहीं लग रहा होता, उन्हें बार-बार ख़्याल आ रहे होते हैं मौत के, कि बस उन्होंने ख़त्म हो जाना है, बस उन्होंने मर जाना है, इस तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं। और अक्सर जो है ना इस थॉट्स की तंग आकर जो है ना सुसाइडल आइडिएशन कर लेते हैं और अक्सर जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना मैनिक और मेजर डिप्रेसिव जो है ना अगर दोनों एक ही मतलब बाइपोलर 1 इसमें जो है ना प्रेज़ेंट है।
बाइपोलर 1 का जो पेशेंट होगा तो उसमें देखे ना आप लोग, मैनिक में भी बहुत ज्यादा सिवियरिटी आ रही है और मेजर डिप्रेसिव में भी बहुत ज्यादा सिवियरिटी आ रही है, तो वहां पे भी मैनिक में भी चांस होते हैं पर्सन खुद को नुकसान पहुंचा ले या दूसरों को नुकसान पहुंचा ले। लेकिन मेजर डिप्रेसिव में ये होता है कि ज्यादातर पेशेंट जो है ना खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, यानी कि अपने थॉट्स की वजह से, अपने जो है ना इन ख्यालात की वजह से, इनसे तंग आकर उन्हें लगता है कि बस सुसाइड ही है जो उन्हें जो है ना इस चीज से बचा सकती है, जो इस जहनी अजियत से उन्हें निकाल सकती है। अब इन सिम्टम में से कोई से 5 सिम्टम प्रेजेंट होंगे या 5 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, 2 हफ्तों के लिए प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा। उसके बाद क्राइटेरिया बी को अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होंगे ये सिम्टम्स। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, मतलब इसकी वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, उनकी जो भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, जो काम वो पहले आसानी से कर लेते थे इस मसले के बाद वो काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्राइटेरिया सी में बताया गया है कि जो भी एपिसोड्स आ रहे हैं किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ना बाइपोलर 1 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। अब बाइपोलर 2 की अगर हम बात करें तो बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक एपिसोड्स आते हैं। हाइपोमैनिक और मैनिक एपिसोड्स में सिम्टम्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। आप लोग एक दफा खुद से भी हाइपोमैनिक और मैनिक के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को रीड कर लीजिएगा। इनके सिम्टम्स सारे सेम होते हैं। इनमें डिफरेंस कहाँ पे होता है? इनमें डिफरेंस इनकी एफआईडी मॉडल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एफआईडी मॉडल में डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में, उनकी इंटेंसिटी में और उनकी ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है। सिम्टम्स मेजर डिप्रेसिव के भी सेम होते हैं और हाइपोमैनिक और मैनिक के भी सेम होते हैं। बस फर्क वहां पे एफआईडी मॉडल का आ जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही गाइड कर दिया है, तो आप लोग एक दफा उन्हें रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रोलॉन्ग्ड बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल होता है, और अगर बच्चों की बात करें या एडोलसेंट्स की बात करें तो उनमें जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है। तो यहाँ पे इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में इन्होंने वही बात की है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, लेकिन अगर ये एडोलसेंट्स में या चिल्ड्रन में आ जाता है तो 1 साल का ड्यूरेशन हम काउंट करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया साथ ही कि हाइपोमैनिक सिम्टम्स भी होंगे और मैनिक एपिसोड्स भी होंगे और डिप्रेसिव एपिसोड्स भी होंगे, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करेगा। क्राइटेरिया बी में बताया है कि 2 साल का ये जो पीरियड इन्होंने बताया है, 2 साल का पीरियड अडल्ट के लिए और 1 साल का चिल्ड्रन के लिए, तो वहां पे 2 मंथ जो है ना विदाउट सिम्टम्स प्रेजेंट, जो है ना पर्सन इंडिविजुअल जो है ना वो विदाउट सिम्टम्स ना रहे। मतलब 2 मंथ तक अगर 1 साल का अगर बच्चों की बात करें हम, तो 1 साल अगर बच्चों में ड्यूरेशन है तो उसमें अगर 2 मंथ का गैप भी आ गया, यानी कि 2 मंथ तक जो है ना पर्सन नॉर्मल रहा है, उसके बाद दोबारा से वही चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो उसको हम काउंट करेंगे कि ये साइक्लोथैमिक में है। तो अगर 2 मंथ से एक्सीड कर जाएगा, मतलब विदाउट सिम्टम्स, वो 2 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए वो विदाउट सिम्टम्स रहा हो, तो उसको फिर हम साइक्लोथैमिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्राइटेरिया सी में वही बात बताई गई है कि क्राइटेरिया जो है ना मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का, मैनिक का और हाइपोमैनिक का मीट नहीं करेगा। क्राइटेरिया डी में बताया गया है सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूनल डिसऑर्डर, यानी कि जो क्राइटेरिया ए में इन्होंने बताया है सिम्टम्स, वो किसी भी और डिसऑर्डर के साथ मीट ना कर रहे हो, मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म है या डिल्यूनल डिसऑर्डर्स हैं, जो भी इन्होंने डिसऑर्डर्स लिखे हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर, इनके साथ उनके सिम्टम्स ना मैच कर रही हो।
क्राइटेरिया ई में बताया गया है सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू दिस साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो हमने हर डिसऑर्डर में उसमें देखना है कि सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से इसमें ये पर्सन में ये सिम्टम्स ना आ रहे हों। क्राइटेरिया एफ में वही बात की गई कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रही हो वो सिम्टम्स, यानी कि उसकी वजह से पर्सन की सोशल लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी जो भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही हो। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो यहाँ पे अगर हमारा ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो हम डायग्नोसिस देंगे कि ये साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है। अगर साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट करने के बाद आपके क्लाइंट में कोई और सिम्टम्स भी आ रहे हैं जो कि किसी और डिसऑर्डर के साथ मीट कर रहे हैं, तो वहां पे फिर हम साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर के साथ कोमार्बिडिटी के साथ उस डिसऑर्डर को भी डायग्नोस करेंगे, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे उसे। तो ये हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर्स का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह वन बाय वन अपने डीएसएम को कवर करेंगे।